स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम एक बार फिर से क्लास 12th का फिजिक्स हम लोग फिजिक्स जो है क्लास 12th का जो अनसॉल्व पेपर है 2022 का उसका सेट नंबर 1 2022 346 जीए कोड का हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका खंड बा का पहला क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। तो जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम अल्फा कण है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण को हीलियम का नाभिक भी बोलते हैं। और हीलियम के नाभिक पे कितना आवेश होता है? तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं कि अल्फा कण पे आवेश कितना होता है। तो आवेश Q बराबर ऐसे लिख लें कि अल्फा कण पर आवेश Q बराबर, देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो चूंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे इसलिए नाभिक जो अल्फा कण होगा उस पर अल्फा कण एक्चुअल में हीलियम का नाभिक होता है, इसलिए अल्फा कण पर आवेश होगा 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश। तो 2 × 1 प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जितना प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। समझ में आया इतना अल्फा कण पे। अब हमें चूंकि निकालना है विद्युत बल, हमारे पास में एक फार्मूला होता है कि F बराबर Q × E, F बराबर QE। तो Q का मान कितना है? 3.2 × 10⁻19 गुणे E का मान कितना है? 15 × 10⁻4। दोनों का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 के 0, 15 तियां 45 और 3 48 गुणे 10⁻19 में है, यहाँ पे माइनस का 19 है, यहाँ पे 10⁻4 प्लस में है। तो एक प्लस और एक माइनस घट के कितना हो जाएगा? 10⁻15। और चूंकि यहाँ पे दशमलव भी लगाना था ना, 15 यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 48 गुणे 10⁻15 न्यूटन। ये हमारा बल हो जाएगा। समझ में आया इतना? 48 गुणे 10⁻15 न्यूटन। दशमलव अगर इधर एक पॉइंट इधर लगा रहे हैं तो इसमें 10⁻16 हो जाएगा। ये दशमलव का फेर इधर उधर चलता रहेगा, आप इतना नोट कर सकते हैं। अगला दूसरे का ख क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, क्या आशय है विद्युत फ्लक्स से, इसका मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं कहा जाए या फिर क्षेत्र रेखाएं कहा जाए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर ये कोई पृष्ठ है, इससे होकर के गुजरने वाली कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसको हम बोलते हैं, इसकी जो कितनी संख्याएं हैं उसको बोलते हैं कि ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है कि जो फाई ई होता है वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई डॉट, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है डी ए, या यूं कहा जाए कि क्षेत्रफल ये के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब अदिश गुणन के बराबर होता है। फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर
ये, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब जैसा चाहे वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मात्रक की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसका होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, सॉरी हमने मीटर स्क्वायर बोल दिया था, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है फाई का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। तो आप लोग याद रखेंगे इसके 3 मात्रक हो सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और वेबर। अगला जो दूसरे का ग नंबर क्वेश्चन है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न उठेगा कि ओमीय प्रतिरोध, ओमीय परिपथ क्या, सॉरी प्रतिरोध नहीं परिपथ होना चाहिए, अच्छा प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ओमीय, उनके प्रतिरोध को कहते हैं कि ये ओमीय प्रतिरोध है, और जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोधों को कहा जाता है कि ये अनओमीय प्रतिरोध हैं। जैसे अब बात करेंगे कि कौन सा नियम फॉलो करें भाई, ओम का कौन सा नियम फॉलो करें, तो ओम के नियम का जो फॉलो करने का मतलब ये होता है कि V/I, जो V/I का अनुपात होता है वो R, एक प्रतिरोध होता है। V और I का जो अनुपात है मीन्स V/I इज ऑलवेज इक्वल्स टू R, मतलब V और I का जो ऐसा प्रतिरोध, ऐसा परिपथ या ऐसा पदार्थ या ऐसा चालक जिसमें V और I का जो अनुपात है वो इक्वल हो, हमेशा बराबर हो, तो उसके प्रतिरोध को कहेंगे कि ओमीय प्रतिरोध है। और अगर परिपथ में प्रतिरोध बराबर नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं जिसमें समान प्रतिरोध V और I का अनुपात बराबर हो, उसे अनओमीय कहा जाता है। अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ खींचने पर ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ अगर विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो अगर इसको हम कह रहे हैं, इधर हम V कह रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि ये I है, V है, तो जो ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा बनती है, एक सीधी रेखा बनती है, ये ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ होता है। और जो प्रतिरोध का ग्राफ खींचते हैं अनओमीय प्रतिरोध का अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो वो ग्राफ एक सरल रेखा न बन के बल्कि एक ऐसे वक्र के आकार का बनेगा, मतलब एक कर्व के आकार का बनेगी। ऐसे इस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर धारा जो है इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और मतलब दोनों में अंतर साफ है। यहाँ पे विभव के अनुसार धारा का मान आप बढ़ाते घटाते रहेंगे, जैसा विभव होगा उसी के अनुसार धारा आएगी, और जैसा धारा होगा उसी के अनुसार विभवांतर होता है, एक दूसरे से रिलेशन होता है। ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ एक सरल लाइन, और जो अनओमीय प्रतिरोध का ग्राफ बनता है वो एक फ्लैट, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वक्र के आकार का बनता है, कर्व के आकार का बनता है। समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि de Broglie तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। चूंकि de Broglie तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p के फॉर्म में होती है, और अगर हम p का फॉर्म निकालें फार्मूला तो यह आता है रूट में 2m/k। फिर हम क्या करते हैं कि लैम्डा बराबर h/p के जगह पे लिख देते हैं कि रूट में 2m/k, और यही क्या होती है
डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए ये गति के जहाँ पे क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जहाँ हम लिख देते हैं कि के बराबर गतिज ऊर्जा है। तो इस फॉर्म में गतिज ऊर्जा के फॉर्म में जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा बराबर h अपान में √2m के होगा। ये वाला नोट करें। अगला सवाल है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये कोई लेंस है, इसको AB के अनुदिश में ऐसे सीधे सीधे काट दिया जाए तो जो नई फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, वो हमें बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, समझा, एक बार समझा दे रहे हैं हम लोग, फिर से लगा दे रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। त्रिज्या r बराबर दिया गया है r1 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके दोनों वक्रपृष्ठ, प्रत्येक वक्रपृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे जब इसको काट दे रहे हैं तो नहीं चाहिए, तो हम r2 बराबर क्या कर रहे हैं, 0 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। और इसका अपवर्तनांक n बराबर है 1.5 है। तो हमें फोकस दूरी निकालना है। हमारे पास में फार्मूला होता है कि 1/f बराबर n-1 r1 माइनस r2। तो 1/f बराबर n का मान कितना है, 1.5 माइनस 1 और 1/r1, r1 का मान हमारे पास में हो जाएगा 20 माइनस 1/r2 की जगह पे 0। तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 में से अगर 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 गुणे में यहाँ से 1/0 घटेगा तो सिर्फ बचेगा 1/20। यहाँ से अगर दशमलव हटा रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 1/f बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 200। यहाँ दशमलव अगर हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ ऊपर 5 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 5 एकम 5 और फिर एक 0 बढ़ जाएगा नीचे तो 5/200 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 5/200, तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यहाँ पे हो जाएगा 40, कट जाएगा। तो 1/f बराबर 1/40, इट मीन्स f इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो जो नई फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, 40 सेंटीमीटर आएगी। समझ में आया होगा, इतना नोट करें। जो अगला सवाल है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6/n² है। क्योंकि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर दिया गया है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, चूंकि इसमें दिया गया उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, मतलब यहाँ पे हमें इसमें कक्षा की संख्या नहीं पता है, नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए क्या, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 को ट्रांसफर कर देंगे, नहीं, चलो ठीक है, इधर ट्रांसफर, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो यहाँ हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कैंसिल हो जाएगा, 13.6/n² बराबर 3.4। ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं, तो 13.6 बटे में 3.4 बराबर हो जाएगा n²। दशमलव से दशमलव कटेगा, 34 एकम 34 और चौका 136 हो जाएगा, 34 चौका 136। तो हमारे पास में बचा क्या कि n² बराबर 4। तो इधर से n का मान क्या हो जाएगा, रूट में 4 और फिर n का मान होगा 2, n का मान 2 हो जाएगा। क्योंकि कोणीय संवेग बराबर होता है nh/2π। तो n का मान 2 है, h का मतलब 6.6 × 10⁻⁴ और बटे में 2 × पाई का मान 3.14। अब ये तो बताने का मतलब नहीं बनता कि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h का मान कितना होगा, पाई का मान 3.14 होगा, ये इस पर कोई विशेष फोकस नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसका यहाँ से क्या करते हैं, 2 से 2 कटेगा, दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो ये बन जाएगा दशमलव के बाद, अगर यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया जाए, क्या है, दशमलव के बाद में अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 600 ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं और गुणे में 10⁻⁻34 बटे में 3.14 था,
लेकिन अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो एक जीरो बढ़ा दिया तो दशमलव यहाँ लगा, दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दशमलव की संख्या के बाद में अंक समान है। तो यहाँ से 660 को 314 से भाग कर देते हैं। तो अगर 660 को 314 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 लगभग क्या आएगा 2.1 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। समझ में आया इतना? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करें।